ये कौन सी जगह है? कोई है? आ गई तुम निर्मला? कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? तुम्हारा चेहरा नजर क्यों नहीं आ रहा है? एक बार खुद में देखो, तुम मुझे पाओगी। जब तक खाओगी नहीं तो कैसे जानोगी? ये तुम क्या कह रही हो? एक बार खुद में देखो तो मुझे पाओगी। जब तक खाओगी नहीं तो कैसे जानोगी? निर्मला, निर्मला, अरे निर्मला, निर्मला। क्या? मैं सो रही थी। क्या हुआ बेटी, कोई सपना देखा क्या? हाँ पिताजी, एक बहुत ही अजीब सपना था। कोई अजीब सी लड़की एक अजीब सवाल कर रही थी, खाओगी तो जानोगी। क्या खाओगे तो जानोगे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं पिताजी। खैर छोड़, सपना भूल जा। और हाँ, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप भी अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। निर्मला अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। निर्मला के जन्म के साथ ही उसकी मां की मृत्यु हो जाने की वजह से उसके पिता किशन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि पेशे से एक लकड़हारा था और लकड़ियां काट कर बेच कर ही अपना गुजारा किया करता था। अरे निर्मला, क्या हुआ? आज तो इतनी शांत क्यों है? पता नहीं, आज मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। कैसा सपना? मैंने देखा कि मेरे सपने में एक अजीब सी लड़की खड़ी है जो मुझसे एक सवाल कर रही है, लेकिन मुझे उसका कोई भी मतलब समझ नहीं आया। मुझे तो लगता है उस औरत से तेरा कोई न कोई मतलब है। पता नहीं, भगवान ही जाने। दूसरी ओर उसी राज्य के महाराज देवेंद्र की एक लौती पुत्री माया अपने नए घोड़े की सवारी के लिए उत्सुक थी। ये घोड़ा हमें थोड़ा आलसी मालूम होता है। नहीं राजकुमारी जी, ये इस राज्य का सबसे अड़ियल घोड़ा है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस घोड़े की सवारी न ही करें तो बेहतर है। ये घोड़ा किसी के काबू में नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत पुराना घोड़ा है। अच्छा, लेकिन हमें तो इस घोड़े में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती कि ये घोड़ा किसी के काबू में ना आए। राजकुमारी जी, कहा जाता है कि कुछ वर्षों पहले एक राजकुमारी का ये बहुत ही प्रिय घोड़ा था, जिसकी मृत्यु के बाद इस घोड़े ने किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने दिया और आज तक कोई भी महान राजा इसकी सवारी नहीं कर पाया है। हम भी कोई कम जिद्दी नहीं है। जिस चीज को हम हासिल करना चाहे उसे हासिल करके रहते हैं, और ये तो बस एक मामूली सा अश्व है। जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी जी। इतना कहकर राजकुमारी उस घोड़े के पास जाकर उस पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन घोड़ा इतना ढीठ था कि राजकुमारी को एक जोर से लात मारता है। इस घोड़े की इतनी हिम्मत कि इसने हमें लात मारी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। राजकुमारी जैसे ही घोड़े के सामने जाती है, घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। राजकुमारी भी बहुत जिद्दी थी, वो भी घोड़े के पीछे भागने लगती है। अचानक घोड़ा रुक जाता है। अब देखती हूँ तुम मुझे अपनी सवारी कैसे नहीं करने दोगे। राजकुमारी चालाकी से पास खड़े पेड़ के तने पर चढ़कर घोड़े के ऊपर बैठ जाती है। अब बताओ कौन जीता, तुम या मैं? राजकुमारी का घोड़े की पीठ पर बैठना घोड़े को पसंद नहीं आता और घोड़ा गुस्से में तेजी से भागने लगता है। राजकुमारी उसे जोर से पकड़ लेती है। घोड़ा और तेज दौड़ने लगता है और बहुत दूर आ जाता है। गुस्से में घोड़ा नदी के अंदर घुस जाता है और राजकुमारी पेड़ का एक तना देखकर उस पर लटक जाती है और घोड़ा वहाँ खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? एक बार हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, फिर इस घोड़े के बच्चे को अच्छे से मजा चखाएंगे। कोई है, हमारी मदद करो, हम यहाँ मुसीबत में हैं। तभी वहाँ निर्मला, जो पास से लकड़ियाँ लेकर जा रही थी, राजकुमारी की आवाज सुनकर आती है। हे भगवान, वहाँ तो कोई लटका हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। निर्मला राजकुमारी को पेड़ से नीचे उतारती है
आप कौन हैं और वहाँ कैसे पहुँची? हम इस राज्य की राजकुमारी माया है। तुमने आज हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारी आभारी हैं। लेकिन राजकुमारी, ये सब हुआ कैसे? ये सब इस घोड़े की वजह से हुआ है। इसे आज हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? इस घोड़े की वजह से हुआ? लेकिन ये तो मासूम बेजुबान जानवर है। ये भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? अगर तुम्हें ये इतना ही मासूम जानवर लगता है तो जरा एक बार इसकी पीठ पर बैठकर तो दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जो मांगोगी हम तुम्हें वो देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए राजकुमारी, लेकिन मैं इतने प्यारे घोड़े की सवारी जरूर करना चाहूंगी। इतना कहकर निर्मला उस घोड़े के सर पर प्यार से सहलाती है और घोड़ा खुद उसके आगे झुक जाता है और निर्मला उसकी पीठ पर बैठ जाती है। घोड़ा भी बहुत शांत था। ये देख राजकुमारी भी अचंभे में पड़ जाती है। ये कैसे संभव है? राजकुमारी जी, अगर प्रेम से आप किसी के साथ बर्ताव करें तो हर चीज संभव है। और बेजुबान जानवर तो वैसे भी हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। हम तुमसे प्रसन्न हुए। तुम्हारी बातें और व्यवहार हमें बहुत पसंद आया। धन्यवाद राजकुमारी। हमारे पिताजी ने हमेशा हमें सिखाया है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा प्रेम से पेश आना चाहिए। निर्मला की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला देकर कहती है, ये माला तुम रख लो। राजकुमारी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। अरे नहीं, ये उपहार नहीं है। ये माला हमारी दोस्ती का प्रतीक है। जब भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने का हो तो तुम महल आ सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई महल आने से रोके तो तुम ये माला जिसको भी दिखाओगी वो तुम्हें महल के अंदर आने से नहीं रोकेंगे। एक राजकुमारी से मित्रता तो सौभाग्य की बात है। अब आप हमारी मित्र बन गई हैं, तो क्या हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगी? अरे क्यों नहीं राजकुमारी, चलिए ना। निर्मला राजकुमारी को अपने साथ ले जाती है। राजकुमारी उसका छोटा सा घर देखकर कहती है, ये तुम्हारा घर है? हाँ राजकुमारी जी, भले ही छोटा सा घर है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ कहाँ है? राजकुमारी जी, मेरी माँ नहीं है। मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। और माँ? मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी। मेरी माँ भी नहीं है। वो मुझे जन्म देने के बाद ही भगवान के पास चली गई और मुझे मेरे पिताजी ने ही माँ और पिता का प्यार दिया है। अरे राजकुमारी जी, आप उदास क्यों होती हैं? रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हम दोनों में कितनी समानता है ना, बस हम थोड़ी गुस्से वाली हैं और जिद्दी हैं। राजकुमारी जी, आप महलों में रहने वाली हैं और मैं एक मामूली लकड़हारी की बेटी हूँ, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। और आप भी। तभी वहाँ निर्मला के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे निर्मला, तुम आ गई? और ये कौन है? पिताजी, ये हमारी राजकुमारी है, इस राज्य की महाराज की बेटी। क्या सच में ये राजकुमारी है? हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर में आई। अरे निर्मला, तुमने राजकुमारी को कुछ खिलाया या नहीं? बस पिताजी, लेकर आ ही रही हूँ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? राजकुमारी हमारे घर आई है और तूने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है अब मुझे महल वापस जाना चाहिए। पिताजी और बाकी सभी मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। चलिए, मैं आपको छोड़ाता हूँ राजकुमारी। आप चिंता मत कीजिए, नदी किनारे हमारे सैनिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आप ध्यान से जाना राजकुमारी जी। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। अब राजकुमारी अक्सर निर्मला से मिलने उसके घर आया करती थी। ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि राजकुमारी एक मामूली लकड़हारे की बेटी से मिलती है। एक दिन महल में महाराज राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप हर रोज महल के बाहर
राज्य के एक मामूली से लकड़हारे की बेटी से मिलने उसके छोटे से घर में जाती है? जी पिताजी, वो हमारी बहुत अच्छी मित्र है। क्या कहा? मित्र? और वो भी एक राज्य की मामूली सी लड़की? आपको हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है? पिताजी, हमारी मित्रता से आपकी इज्जत का क्या लेना देना है? आपको मालूम भी है, अगर ये बात दूसरे राज्यों में पता चलेगी तो कोई भी राजकुमार आपसे विवाह नहीं करेगा। ये जानकर कि आप गंदे तुच्छ मानव से मित्रता रखती हैं। पिताजी, भगवान का बनाया हुआ कोई भी मानव तुच्छ नहीं होता और हम इस राज्य की राजकुमारी हैं। जब तक हम राज्य की जनता के बारे में नहीं जानेंगे, उनके बीच नहीं रहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रजा किस मुसीबत का सामना करती है? हे भगवान, पुत्री, तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी ओर एक बार फिर से निर्मला को वही सपना आता है जो उसे हर दिन परेशान कर रहा था। तुम कौन हो और बार बार मेरे सपनों में क्यों आती हो? मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। खुद को तुम देखोगी तो मुझे ही पाओगी, खाओगी तभी तो जानोगी। इसका मतलब क्या है? इसका उत्तर तुम खुद ढूंढो। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है और निर्मला की नींद खुल जाती है। वो आँख खोलकर देखती है कि उसके सामने उसकी दोस्त बैठी थी, कमला। निर्मला, कमला तू यहाँ? हाँ निर्मला, तुझे पता है तेरे पिताजी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे और उनके पैर पर कटा हुआ पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। क्या पिताजी? निर्मला जल्दी से कमला के साथ जंगल की ओर जाती है। वो वहाँ देखती है कि कुछ लोग किशन को उठाकर लेकर आ रहे थे। किशन की मरहम पट्टी की जाती है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? अरे बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तू परेशान मत हो। पिताजी, आप अपना जरा भी ध्यान नहीं रखते। ऐसा नहीं है बेटी, अब बस मुझे ये चिंता हो रही है, इस हालत में मैं जंगल से लकड़ियाँ कैसे काट कर लाऊंगा और कैसे हमारा गुजारा चलेगा। ऐसी बात है तो आपकी जगह मैं जाऊंगी लकड़ियाँ काटने। नहीं 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 बेटी, तुझे नहीं पता कितनी मेहनत लगती है लकड़ी काटने में। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे मालूम है लकड़ी कैसे काटी जाती है। अपने पिता की जगह निर्मला खुद सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देती है और जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाया करती। दूसरी ओर जंगल की सैर कर रही राजकुमारी को एक अनोखा पेड़ नजर आता है, जिस पर लाल रसीले फल लटक रहे थे। शिकार की तलाश में घूमते हुए हमें भूख लग रही है। इस पेड़ के फल काफी रसीले मालूम होते हैं। सैनिक, हमारे लिए इस पेड़ के फल तोड़ कर दो। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी। सैनिक पत्थर मार कर फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फल नहीं टूटते। वो पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसल जाता है। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? हमें जोरों की भूख लगी है, जल्दी से फल तोड़कर हमें दो। माफ करना राजकुमारी जी, मैं जब भी इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है कोई मुझे नीचे खींच लेता है और मैं गिर पड़ता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? दोबारा कोशिश करो। इस बार तुमने हमारे लिए फल नहीं तोड़ा तो हम पिताजी से कहकर तुम्हें दंड दिलवा देंगे। नहीं राजकुमारी जी, ऐसा मत करना, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सैनिक दोबारा से पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता है और पेड़ पर चढ़ता है। इस बार वो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ ही लेता है। ये लीजिए राजकुमारी जी, आपका फल। आखिरकार तुमने ये फल तोड़ ही लिया। चलो खाकर भी देख लेती हूँ इसका स्वाद कैसा है। राजकुमारी उस फल को खाती है, तभी अजीब सा मुंह बनाकर उस फल को थूक देती है। छी, कितना कड़वा फल है, जैसे कोई जहर हो। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी?
इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि ये कड़वा है। तो तुम्हें क्या लगता है हम झूठ कह रही हैं? नहीं राजकुमारी जी। इस दुष्ट फल ने हमारा मुंह और मन दोनों खराब कर दिया है। हम इसे यहाँ अब एक क्षण भी नहीं देखना चाहते। सैनिक, इस पेड़ को जड़ से कटवा दो। ठीक है राजकुमारी जी। इतना कहकर सैनिक एक कुल्हाड़ी लाता है और उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेड़ नहीं कट पाता। क्या हुआ? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम ये पेड़ काट सको? राजकुमारी जी, मैंने पूरी ताकत लगाकर देख लिया, लेकिन इस पेड़ पर एक भी खरोच नहीं आई। ये तुम क्या कह रहे हो? जाओ, राज्य में जाकर कह दो कि जो भी इस पेड़ को गिराएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है राजकुमारी जी। सैनिक कुछ लोगों के साथ मिलकर गांव में ये घोषणा करवा देता है कि जो कोई उस अद्भुत पेड़ को गिराएगा उसे राजकुमारी मुंह मांगा इनाम देगी। सभी इनाम के लालच में अलग अलग तरीके से पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में सभी नाकाम रह जाते हैं। अरे निर्मला, तुझे पता है गांव में क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे वो हमारी राजकुमारी है ना, मुझे लगता है वो पागल हो गई है। ये तुम क्या कह रही हो? सही बोलो, क्या बात है? राजकुमारी ने जंगल में कोई ऐसा पेड़ देखा जिसके फल बहुत कड़वे हैं, बिल्कुल जहर की तरह। तो उस पेड़ को उन्हें कटवाने का आदेश दिया है और कहा है जो भी उस पेड़ को काटेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अच्छा, लेकिन ऐसी क्या खास बात है उस पेड़ में जो राजकुमारी उस पेड़ को कटवाना चाहती है? ये तो भगवान ही जाने, लेकिन तू उस पेड़ को काटने की कोशिश क्यों नहीं करती? तू तो वैसे भी लकड़हारे की बेटी है। जब बड़े बड़े पहलवान उस पेड़ को नहीं काट सके तो मैं कैसे काट सकती हूँ? अरे कोशिश करने में क्या जा रहा है? हो सकता है राजकुमारी खुश होकर तुझे कोई इनाम ही दे दे। हाँ, वैसे भी मेरे घर की हालत कुछ ठीक भी नहीं है, पिताजी की चिंता भी कम हो जाएगी। हाँ तो चल जल्दी, इससे पहले कि कोई उस पेड़ को काट दे। हाँ ठीक है। दोनों मिलकर जंगल की ओर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ सभी उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे थे। निर्मला को वहाँ देख राजकुमारी खुश होकर कहती है, अरे निर्मला, तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी जी, मैंने सुना है आपने इस पेड़ को काटने वालों को इनाम देने की घोषणा की है, तो मैं भी इस पेड़ को काटने की कोशिश करना चाहती हूँ। माफ करना मित्र, लेकिन हमें तुम्हारी इस बात पर जोरों की हंसी आ रही है। जिस पेड़ को ये बलवान नहीं काट पाए उसे तुम कैसे काटोगी? कोशिश करने में क्या जा रहा है राजकुमारी जी? और वैसे भी आप मुझे अपनी मित्र मानती हैं, तो एक मौका तो देना ही चाहिए। निर्मला, ये तुमने क्या बात कह दी? हम दोस्ती में जान भी दे सकते हैं, ये तो फिर भी एक मौका है। चलो तुम भी कोशिश कर लो। धन्यवाद राजकुमारी जी। निर्मला उस पेड़ को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी मारती है। उस पर से एक फल उसके कदमों में आ गिरता है। ये फल तो बहुत रसीला और मीठा मालूम होता है। निर्मला का मन उस फल को खाने को ललचाता है, लेकिन तभी राजकुमारी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ निर्मला, उस फल को मत खाना, ये बहुत ही कड़वा फल है, जहर की तरह। न जाने क्यों राजकुमारी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है इस फल को खाने का। एक बार मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार तुम हमारी तरह इस फल को खाकर अपना मन खराब कर लो। निर्मला जैसे ही उस फल को खाती है, उसे वो फल बहुत ही मीठा लगने लगता है। अचानक उसे कुछ दृश्य नजर आने लगता है। एक बड़ा सा राजमहल और राज्यसभा जहाँ एक राजकुमारी बैठी हुई थी, लेकिन किसी का भी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे कमला झंझोड़ते हुए कहती है, क्या हुआ निर्मला? कहाँ खो गई? भूल गई तुझे पेड़ काटना है। कमला और राजकुमारी जी, ये फल तो बहुत ही मीठा है। क्या? ये बहुत मीठा है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये फल जब हमने खाया किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। राजकुमारी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये फल सच में बहुत मीठा है। देखिए, मैं इस फल को पूरा खा सकती हूँ। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया। बहुत ही अजीब बात है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
राजकुमारी जी, इस फल को खाने के बाद मुझे कुछ अजीब सा दृश्य नजर आ रहा था। दरअसल मुझे कुछ समय से एक रहस्यमय सपना आता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पेड़ और मेरे सपने के बीच कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। क्या सच में? फिर अब तुम क्या चाहती हो हमसे? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? आप बस कुछ दिन तक इस पेड़ को मत कटवाइए। मुझे अपने इस रहस्य सपने का राज पता करना है कि आखिर वो लड़की कौन है जो मेरे सपनों में आकर मुझसे पहेली पूछती है। ठीक है निर्मला, हम भी तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हमारे महल में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी राजगुरु आ रहे हैं जो चेहरा देखते ही इंसान का आज और बीता हुआ कल से लेकर पिछले जन्म के सारे राज बता सकते हैं। शायद वो तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सके। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो इससे मेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी राजकुमारी जी। ठीक है, तुम कल सुबह महल आ जाना। अगली सुबह राजकुमारी के कहने पर निर्मला महल की ओर चल देती है, जहां उसे एक सैनिक रोक कर कहता है, रुको रुको, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? मैं राजकुमारी की दोस्त हूँ। मुझे यहाँ राजकुमारी जी ने बुलाया है। अच्छा मजाक है। राजकुमारी और तुम्हारी दोस्त? हमें पागल समझा है क्या? निकलो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये माला मुझे खुद राजकुमारी जी ने दी है और कहा था कि कोई भी मुझे यहाँ आने से रोके तो ये माला उन्हें दिखा दूं। ये तो राजकुमारी की माला है, लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम्हें ये माला राजकुमारी ने दी है? हो सकता है तुमने इसे चोरी किया हो। मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। निकालो 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 ये, निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें महाराज के पास ले जाएंगे और चोरी के इल्जाम में तुम्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ से महाराज और राजकुमारी का रथ महल के अंदर गुजर रहा था। राजकुमारी महल के बाहर निर्मला को देखते हुए कहती है, अरे निर्मला, तुम आ गई। भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ आ गई। ये मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। सैनिक, ये हमारी दोस्त है निर्मला। आज के बाद ये कभी भी यहाँ आए तो इसे अंदर आने से कोई भी रोकेगा नहीं, समझे तुम? क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी, मुझे मालूम नहीं था। क्या हुआ पुत्री? पिताजी, ये हमारी दोस्त है जिससे हम राज्य में मिलने जाते हैं। निर्मला को देख महाराज के होश उड़ जाते हैं और दूसरी ओर महाराज को देखकर निर्मला को कुछ अजीब सा दृश्य याद आने लगते हैं। राज्य में सब कुशल मंगल है ना मंत्री जी? जी महारानी। हमने जो प्रजा में बांटने के लिए 100 मुद्राएं दी थी, क्या वो दे दी गई हैं? आपने जो कहा वो सब हो गया है। बहुत बढ़िया मंत्री जी, हमें यकीन है आप हमारी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। जी महारानी, जहाँ आप जैसी दयालु महारानी हो वहाँ सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। असल में तो ये सब आपके बिना कभी संभव नहीं हो पाता। आपने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रखा है, शायद हम अकेली ना संभाल पाते। महारानी अपने राज्य के मंत्री पर बहुत विश्वास करती थी। वो राज्य में कितना पैसा खर्च हो रहा है और प्रजा की परेशानियां दूर की जा रही है या नहीं, ये सभी जिम्मेदारी मंत्री को दे रखी थी। लेकिन दूसरी ओर मंत्री महारानी से ईर्ष्या करता था। अब और मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। एक महिला जो इस राज्य की रानी बनकर मुझ पर हुक्म चला रही है, उसके सभी आदेश मुझे मानने पड़ते हैं और एक नौकर की तरह। हालांकि महाराज को मारने के बाद मुझे लगा था अगला राजा मैं बनूंगा, लेकिन इस महारानी ने ऐसा कतई नहीं होने दिया। अब बस जैसे मैंने महाराज को छल से मारा था, वैसे ही महारानी को भी मार दूंगा। मंत्री हमेशा से इस राज्य का शासन करना चाहता था, इसलिए उसने महाराज को भी अपने रास्ते से हटा दिया और महाराज के जाने के बाद उसने धीरे धीरे पूरी सेना को अपने साथ कर लिया। और तो और प्रजा में जाने वाला सभी धन मंत्री अपने पास रखता, ताकि वक्त आने पर वो इस राज्य पर कब्जा कर सके।
महाराज और महारानी की एक ही पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रा, जो बहुत ही नर्म मिजाज की थी और हमेशा सभी से प्रेम स्वभाव में पेश आती थी। बेटी चंद्रा, कहाँ हो? जी माँ जी, कहिए ना, क्या हुआ? हमने आपका रिश्ता एक बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार से तय कर दिया है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं माँ, आपने हमारे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। हमें तुमसे इसी जवाब की इच्छा थी। हम जल्द ही राजगुरु से शुभ तिथि तय करवा कर तुम्हारा विवाह करवाएंगे, जैसे आपको ठीक लगे माँ। दोनों ही माँ बेटी बहुत खुश थी, लेकिन उनकी इस खुशी को शायद किसी की नजर लग चुकी थी। एक रात मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ हमला कर देता है और जो भी सैनिक महारानी के बचाव में आगे आते हैं वो उन्हें मार देता है और महारानी के कमरे में उस पर जाकर वार कर देता है। ये तुमने क्या किया मंत्री? हमने तुम पर कितना विश्वास किया था, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। महारानी जी, बहुत हो गया आपका राज, अब मेरी बारी है। तुम्हें इसका पछतावा होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महारानी अपनी अंतिम सांस लेकर मर जाती है। ये दृश्य राजकुमारी देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, जिसे देख मंत्री उसको मारने की भी कोशिश करता है और राजकुमारी वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी माँ को मारा है, हम बदला लेकर रहेंगे। जिंदा रहोगी तब बदला लोगी ना। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और जिंदा यहाँ से दूर जंगलों में दफना दो। इसकी मौत घुट घुट कर होनी चाहिए। अभी तो तुम हमें मार दोगे, लेकिन याद रखना, आगे तुम हमसे बच नहीं पाओगे। हम अपना बदला लेने आएंगे। राजकुमारी चंद्रा को दूर जंगल में जिंदा जमीन में दफना दिया जाता है, जहां उसकी घुट घुट कर मौत हो जाती है। दूसरी ओर मंत्री राज्य पर कब्जा करके राजा बन चुका था और कुछ वर्षों बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया और वो भी चल बसी। 40 साल बाद निर्मला को होश आता है। वो खुद को राजमहल में पाती है। निर्मला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? हमारा नाम निर्मला नहीं, चंद्रा है। चंद्रा, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो निर्मला? तुम ठीक तो हो ना? हम सच कह रहे हैं राजकुमारी। आप अपने पिता से पूछिए कि कौन है राजकुमारी चंद्रा और वो आज से 45 साल पहले क्या थी इस महल में, और वो राजा कैसे बने। ये पागल लड़की क्या बके जा रही है? बाहर निकालो इसे हमारे महल से। क्या हुआ मंत्री जी, डर गए? अपने अतीत को अपने सामने देखकर अपनी पुत्री को आपने बताया नहीं कि आप यहाँ के राजा कैसे बने? तुम क्या कह रही हो? आप कांप क्यों रहे हैं? भूल गए हमें मंत्री? ये सब क्या हो रहा है पिताजी, और आप ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? निर्मला राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की कहानी बताती है, जिसे सुन राजकुमारी को यकीन नहीं होता। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो याद कीजिए अपने उस अश्व को जिसने आपको अपनी पीठ से गिरा दिया था और हमें अपनी सवारी करने दी थी। वो अश्व हमारा ही है। और याद कीजिए उस पेड़ को जिसके फल आपको कड़वे जहर की तरह लग रहे थे, लेकिन हमें मीठे शहद जैसे लग रहे थे। उसी पेड़ के नीचे हमारा पिछले जन्म का पार्थिव शरीर दफन है, जिसे तुम्हारे इस दुष्ट पिता ने जिंदा दफन किया था। राजकुमारी को निर्मला की बात पर यकीन होने लगा था। वो सबके साथ जाकर उस पेड़ के नीचे खुदाई करवाती है तो सच में उसे चंद्रा यानी निर्मला के पिछले जन्म का शरीर मिलता है, जो अब कंकाल में बदल चुका था। पिताजी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप एक खूनी है। आपने छल से राज्य जीता है। हाँ,
जो भी इस लड़की ने कहा वो सच है, लेकिन जो गलती हमने पिछले जन्म में की थी, इसे जिंदा दफनाकर वो इस बार नहीं करेंगे। इस बार इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। महाराज जैसे ही निर्मला पर हमला करने जाते हैं, तभी राजकुमारी एक सैनिक से तलवार छीनकर अपने ही पिता के आर पार कर देती है। माफ करना पिताजी, इस बार हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपको आपके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। राजकुमारी, कि आपने क्या किया? आपने अपने ही पिता की हत्या कर दी। हाँ निर्मला, जो अत्याचार तुम पर पिछले जन्म से हुआ, हम नहीं चाहते कि इस जन्म में भी हो। तुम हमारी दोस्त हो। हमने कहा था ना कि अपनी दोस्ती के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। एक बार तुमने हमारी जान बचाई थी, एक बार हमने तुम्हारी जान बचाई है। हमें खुशी है कि आप अपने पिता की तरह नहीं हैं और आप इस राज्य और राजमहल को उनसे ज्यादा अच्छे से चला सकेंगी। निर्मला, ये राज्य और राजमहल तुम्हारा है। हम चाहते हैं तुम वापस महल आ जाओ और जो कहानी पिछले जन्म में आधी रह गई थी उसे पूरी करो। राजकुमारी निर्मला को अपने साथ महल ले आती है और महल के सभी बागडोर राजकुमारी चंद्रा यानी निर्मला को सौंप देती है और दोनों राजकुमारी मिलकर राज्य की सत्ता चलाती है।